प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन। 15,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। नादिया के कृष्णानगर में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के बाद एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचेंगे पीएम मोदी। राज्य के औरंगाबाद और बेगूसराय को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। 34,800 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड की करेंगे शुरुआत। सहकार से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस संगठन की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया भारी वर्षा और बर्फबारी का रेड अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का गजा में विमान से खाद्य सामग्री गिराने का ऐलान। 112 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की घटना के बाद अमेरिकी प्रशासन की घोषणा। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले आज से शुरू। पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु और मुंबई होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ का सामना मध्य प्रदेश से। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मुंबई की ओर से खेलेंगे श्रेयस अय्यर। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री आज नादिया जिले के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें बिजली, रेल और सड़क जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री पुरुलिया जिले में रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण 2 की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मेजिया थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 7 और 8 की फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्रणाली का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री NH-12 के फरक्का रायगंज खंड की 4 लेन सड़क परियोजना का उद्घाटन करेंगे। लगभग 1,986 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये परियोजना यातायात की भीड़ को कम करेगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 940 करोड़ रुपए से अधिक की 4 रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृष्णानगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचेंगे, जहां पर वो 21,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल सहित नमामि गंगे, यूनिटी मॉल और रेल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी बिहार में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे से वहां के लोगों में खुशी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार दौरे पर औरंगाबाद और बेगूसराय आएंगे। बिहार में होली के पहले ही प्रदेश के लोगों को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां वे 21,400 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा। प्रधानमंत्री बिहार में नमामि गंगे के तहत लगभग 2,190 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पटना में यूनिटी मॉल का भी शिलान्यास करेंगे। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाली इस परियोजना की परिकल्पना एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन, व्यवहारों, प्रौद्योगिकी, सुविधा और सौंदर्यीकरण शामिल है। यह मॉल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को एक समर्पित स्थान प्रदान करेगा, जिससे वे अपने विशिष्ट उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगे। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36 बड़े स्टॉल और बिहार के प्रत्येक जिले के लिए 38 छोटे स्टॉल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर वहां के लोग बहुत ही खुश हैं। हमारे औरंगाबाद में हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो भी मोदी जी आ रहे हैं, जो अभी के विश्व लेवल का एक विश्व गुरु माने जाते हैं, वो हमारे शहर में आ रहे हैं। उससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत अच्छा हम लोग फील कर रहा है, सारे पब्लिक यहाँ के अच्छे फील कर रहे हैं। औरंगाबाद के सांसद ने पीएम मोदी के दौरे पर खुशी जताई और कहा कि इन परियोजनाओं की शुरुआत बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। पूरा संगठन, पूरी भारतीय जनता पार्टी, एक एक कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से लगे हैं। लोगों में एक अलग तरह का उत्साह है, क्योंकि मोदी जी का जो क्रेज है आज की तिथि में पूरे देश और दुनिया में, उसी के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी, अविस्मरणीय और एक ऐतिहासिक सभा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है औरंगाबाद जिले में और जो सत्ता स्थल है, उस पर हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं जो प्रदान की है, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी जो है वो उपलब्ध रहेगी। बिहार में औरंगाबाद और बेगूसराय में इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को लाभ होगा। आधारभूत परियोजना से जहां क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा, वहीं विभिन्न रेल परियोजनाओं के शुरू होने से आम जनता का सफर सुगम और सहज हो जाएगा। आलोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेगूसराय आगमन को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय पूरी तरह से तैयार है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आला अधिकारी बेगूसराय में कैंप कर रहे हैं। डायरेक्टर रिफाइनरी शुक्ला मिस्त्री से डीडी न्यूज ने बातचीत में कहा है कि बरौनी रिफाइनरी और पानीपत रिफाइनरी समेत अनेक रिफाइनरी के विस्तारीकरण और पेट्रोकेमिकल्स की शुरुआत हो जाने से पेट्रोलियम पदार्थों के क्षेत्र में भारत समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बरौनी रिफाइनरी के विस्तारीकरण, पेट्रोकेमिकल समेत देश भर के पेट्रोलियम परियोजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ करने वाले हैं। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगी शुक्ला मिस्त्री, जो डायरेक्टर रिफाइनरी हैं। वो दिल्ली से बेगूसराय पहुंची हैं। हम उनसे सीधे आपको रूबरू कराते हैं। मैम, कितना प्रोजेक्ट है और किस तरीके से कल का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बरौनी रिफाइनरी समेत पेट्रोलियम के क्षेत्र में? Actually, it is our honor that Prime Minister visit कर रही है at बेगूसराय बरौनी, एंड इसी विजिट में बहुत सारी प्रोजेक्ट इनोग्रेट करेंगे। नाउ इसमें इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बरौनी के लिए जो है कि पहले तो बरौनी का जो कैपेसिटी थे 6 मिलियन मीट्रिक टन, वो एक्सपैंड होकर हो रहा है 9 मिलियन मीट्रिक टन। उससे भी इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें एक पेट्रोकेमिकल यूनिट है। अभी तक बिहार स्टेट में कोई पेट्रोकेमिकल प्लांट है नहीं है, और ये इसकी शुरुआत है। और ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जिसकी नाम है पॉलीप्रोपिलीन, ये जब भी हमारी प्लांट से बनेंगे तो इसके डाउनस्ट्रीम यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट आने शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारी मटेरियल, जैसे आप देखा सिंटेक्स टैंक, देन आपकी चेयर, टेबल, हैंड ग्लोव्स, ये वो प्रोडक्ट में बनती है। सो ये प्लांट आने के बाद डाउनस्ट्रीम यूनिट बहुत सारी आएगा, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट होगा, और ये दिस विल चेंज द एंटायर लैंडस्केप ऑफ बेगूसराय एज वेल एज बिहार। प्रधानमंत्री जी के आगमन से पेट्रोलियम के क्षेत्र में बहुत समृद्धि आएगी, और देश में जो तेल की समस्याओं से कई बार जूझना पड़ता है, मुझे लगता है कि उसमें जो है सफलता मिलने वाली है। जरूर, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है, और उसी के लिए हमारी एक्सपेंशन भी हो रही है। पानीपत रिफाइनरी एक्सपेंशन चल रहा है 15 मिलियन मीट्रिक टन टू 25 मिलियन मीट्रिक टन। बरौनी में ऑलरेडी बता दिया 6 मिलियन मीट्रिक टन से वो बन रही है आपकी 9 मिलियन मीट्रिक टन। और ये जो एक्सपेंशन हो रही है, ये कल के दिन में कंट्रीज का डिमांड, एनर्जी डिमांड विल मीट। शुक्ला मिस्त्री जो डायरेक्टर रिफाइनरी हैं, वो कह रही हैं कि ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है बरौनी रिफाइनरी में, इससे न सिर्फ बरौनी रिफाइनरी को बल्कि देश भर में जो पेट्रोलियम के क्षेत्र में कहीं न कहीं क्रांति आएगी और एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, जिससे तमाम तरह की जो पेट्रोलियम पदार्थों की प्रचुरता है वो बढ़ेगी और क्राइसिस जो है वो हर हाल में खत्म होगा। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, बरौनी, बेगूसराय। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड की शुरुआत करेंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकार से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है, जिससे बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को लाभ होगा। ये संगठन सहकारी बैंकों के लिए
लिए विशेषज्ञ कार्य और सेवाएं सुनिश्चित करने के साथ साथ बैंकों तथा नियामकों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करेगा और शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगा। और अब अगली खबर, मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में कल तक भारी वर्षा और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है, तो वहीं जम्मू में मैदानी इलाकों में भारी वर्षा और ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने डोडा तथा किश्तवाड़ सहित चेनाब घाटी के पर्वतीय जिलों में एहतियात के तौर पर 2 दिन के लिए शिक्षा संस्थान बंद रखने का फैसला किया है। आम लोगों को भी घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है। किश्तवाड़ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली सिंथन सड़क को बंद कर दिया गया है। बर्फबारी और भारी वर्षा के बाद क्षेत्र में सर्दी भी काफी बढ़ गई है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का यह सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच में तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। प्रगति के सुनहरे भविष्य पर खड़ा भारत का कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। मोदी सरकार के नेतृत्व में बीते 10 सालों में कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखे गए हैं। जहां एक तरफ हमारी कृषि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हुई है, तो वहीं किसानों की आर्थिक स्थिति भी काफी ज्यादा मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र को बहुत मजबूती प्रदान की गई। सरकार का पूरा जोर आमूलचूल बदलाव पर रहा। किसान सम्मान निधि के तहत अधिक आवंटन और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना सबसे चर्चित रहा। बीते 10 साल में केंद्र सरकार का सारा जोर कृषि क्षेत्र का चाल, चरित्र और चेहरा बदलने पर रहा। इस दौरान बजट आवंटन से लेकर किसानों के उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य तक में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। बजट आवंटन वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजट आवंटन केवल 27,662.67 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 2023-24 में 1,25,035.79 करोड़ रुपए हो गया है। खाद्य और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 में 265.05 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में रिकॉर्ड 329.69 मिलियन टन हो गया, जो अब तक का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन है। वहीं 2022-23 में बागवानी उत्पादन 351.92 मिलियन टन था, जो अब तक का सबसे अधिक है। कृषि वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि। देश में कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जोरदार वृद्धि देखी गई। कृषि और संबद्ध निर्यात 2021-22 में 50.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 53.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। उत्पादन लागत से 50% अधिक MSP। सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम
50% रिटर्न के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। धान सामान्य के लिए एमएसपी 2013-14 में 1345 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2023-24 में 2203 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं गेहूं के लिए एमएसपी 2013-14 में 1350 रुपए प्रति क्विंटल से 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। किसानों से खरीद में बढ़ोतरी। 2018-19 से पीएसएस के तहत 115.32 एलएमटी दालों की खरीद की गई। वहीं किसानों को 63,034.55 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसी तरह 2018-19 से पीएसएस के तहत 51.75 एलएमटी तिलहन की खरीद की गई, जिसका एमएसपी मूल्य 23,55,876 रुपए रहा। वहीं किसानों को 26,328.41 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रारंभ से अभी तक इसमें 15 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़े हैं और अब तक किसानों के 29,237 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले 1.52 लाख करोड़ रुपए के दावों का पेमेंट किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के यवतमाल में पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी करने के साथ ही अब तक इस योजना से 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया जा चुका है। जैविक खेती को बढ़ावा। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। कृषि अवसंरचना निधि। कृषि अवसंरचना में निवेश के लिए मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा जुटाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष 2020 में लॉन्च किया गया था। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 62,653 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया है। एफपीओ को बढ़ावा देना। अब तक देश में इस योजना के तहत 7,960 एफपीओ पंजीकृत हो चुके हैं और 3,187 एफपीओ को 145.1 करोड़ रुपए का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। 2015-16 से 2023-24 तक पीडीएमसी के तहत देश में 83.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभ को देखते हुए किसान ड्रोन प्रमोशन के लिए अब तक 141.41 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों के समूहों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर सरकार इन बहनों को ड्रोन देगी जो खेती के काम में आएगा। ड्रोन की खरीद के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को 8 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। कृषि स्टार्टअप्स। इसके तहत 2019-20 से अब तक 1,554 स्टार्टअप का चयन किया गया और उनके वित्त पोषण के लिए सहायता अनुदान के रूप में 106.25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मिलेट वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। 2022-23 के दौरान देश में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 17.32 मिलियन टन रहा। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन योजनाएं। सरकार ने देश के किसानों और खेतिहर मजदूरों की वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी कई पहल की है। आज की तारीख में 36 लाख से अधिक किसान और खेतिहर मजदूर इन योजनाओं में पंजीकृत हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तमाम पहलों के जरिए भारत का कृषि क्षेत्र और भी मजबूत होगा और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में हमारे कदम और भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने में उर्वरक क्षेत्र एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बीते 10 सालों में इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का उर्वरक क्षेत्र सफलता के नित नए सोपान चढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में भारतीय उर्वरक क्षेत्र एक मजबूत शक्ति के तौर पर उभरा है। भारतीय उर्वरक क्षेत्र वैश्विक बाजार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खेती किसानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यूरिया की ही बात की जाए तो विशेषकर बीते 9 वर्षों में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 9 यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए हैं और जल्दी ही भारत के यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद है। भारतीय उर्वरक क्षेत्र ने हमारे 14 करोड़ कृषक परिवारों को समय पर उर्वरक प्रदान करके कृषि संबंधी सेवाएं प्रदान कर और एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर कर सहायता प्रदान करने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त किया है। भारत सरकार ने बीते 2-3 वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की ऊंची कीमतों के प्रभाव को हावी नहीं होने दिया है
और स्थिर अधिकतम खुदरा मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। 3 मिलियन टन से अधिक यूरिया क्षमता को पुनर्जीवित किया गया है और अगले कुछ वर्षों में अतिरिक्त क्षमता के चालू होने की उम्मीद है। भारतीय अनुसंधान इकोसिस्टम के माध्यम से नैनो डीएपी और नैनो यूरिया जैसे नैनो उर्वरकों को पेश करने वाला भारत पहला देश है। ये दुनिया में अपनी तरह की अनूठी तकनीक में से एक है और पृथ्वी पर पोषक तत्व अनुप्रयोग प्रथाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना ड्रोन छिड़काव सेवाओं को किफायती कीमतों पर किसानों को उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार ने करीब 2 लाख मॉडल रिटेल आउटलेट स्थापित किए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के नाम से जाना जाता है, जो सभी कृषि गतिविधियों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम कर रहे हैं। वर्ष 2018 से 6 यूरिया उत्पादन यूनिट चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड, कोटा राजस्थान, मैटिक्स लिमिटेड पानागढ़ पश्चिम बंगाल, रामागुंडम तेलंगाना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सिंदरी झारखंड और बरौनी बिहार की स्थापना और पुनरुद्धार से देश को यूरिया उत्पादन और उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है। 2025-26 तक 195 LMT पारंपरिक यूरिया के बराबर 44 करोड़ बोतलों की उत्पादन क्षमता वाले 8 नैनो यूरिया संयंत्र चालू हो जाएंगे। नैनो उर्वरक पोषक तत्वों को नियंत्रित तरीके से रिलीज करता है, जो कि पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता को बढ़ाता है और किसानों की लागत भी कम आती है। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उपज में वृद्धि हुई है। 2018-19 से 3,725 LMT की कुल बेची गई मात्रा के साथ उर्वरक सब्सिडी के रूप में 8,92,993 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। भारत के कुल FDI के मामले में रसायन छठे स्थान पर है, जो भारत में कुल FDI इक्विटी प्रवाह का लगभग 3% है, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 में सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक यानी 91% की वृद्धि दर्ज की गई है। रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग ने आयात पर निर्भरता कम करने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और कारोबारी माहौल में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया है। इन तथ्यों से ये स्पष्ट है कि भारत उर्वरक क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है और विकसित भारत की दिशा में ये क्षेत्र भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में भारत अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गार्डन में NDMC रोज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 7 मार्च तक चलने वाले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के गुलाब उत्सव में गुलाब के फूलों की 70 से ज्यादा किस्में देखी जा सकती हैं। और क्या खास रहेगा इस रोज फेस्टिवल में, इस पर NDMC के उद्यान निदेशक रईस अली से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। NDMC द्वारा रोज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। क्या खास रहेगा इस रोज फेस्टिवल में, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NDMC के हॉर्टिकल्चर के निदेशक रईस अली साहब। 2 तारीख से 7 तारीख तक चलेगा रोज फेस्टिवल। वैसे तो विजिटर बहुत आते हैं डेली। जब इसका पता चलेगा कि भाई इस तरह का फेस्टिवल है तो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विजिट करेंगे। सर, कुल कितनी प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी गुलाब की? इसमें 70 से ज़्यादा इंग्लिश गुलाब लगे हुए हैं और बाकी ये देसी गुलाब की भी कुछ बैट्स हैं जिसे बुश रोज़ कहते हैं, और 70 से ज़्यादा इंग्लिश गुलाब के बैट हैं। हमारा जो रोज़ गार्डन ये डेवलप हुआ है इंडिया अफ्रीका फ्रेंडशिप के टाइम, ये 2015 में डेवलप हुआ। एक ब्रिक्स रोज़ गार्डन है बराबर में, वो 2016 में डेवलप हुआ है। तो दोनों में 70 से ज़्यादा वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस की है। जो गुलाब को देखना चाहते हैं वो कब से कब तक यहाँ आ सकते हैं और समय क्या रहेगा? सुबह को मॉर्निंग वॉकर भी आते हैं तो सुबह से आने लग जाते हैं। पूरा दिन आप देख रहे हैं कितना लोग मतलब आपको विजिटर दिखाई दे रहे हैं, तो पूरा दिन चलता रहा। वीकेंड पे और ज़्यादा आते हैं। मौसम कहीं ना कहीं पूरी तरह से बदल रहा है, ऐसे में गुलाब पे क्या असर दिखाई दे? बर्ड्स निकलनी शुरू हुई है। अगर मौसम थोड़ा सा वैसा हो जाता, पूरा सन ना मिले, तो 1-2 दिन ब्लूम स्लो हो जाता हो। यहाँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन से गुलाबों पर रहेगा? डिफरेंट कलर है, सारी वैरायटी इंग्लिश वैरायटी है, तो सभी अच्छा लगता। अब लोगों के पसंद के ऊपर है कौन सा कलर किसको पसंद है। डार्क रेड भी मिलेगा, वाइट भी मिलेगा, ऑरेंज भी मिलेगा, आपको ये पिंक भी मिलेगा, और आपको
ब्लैक रोज भी है। तो अगर आप भी गुलाब की 70 से ज़्यादा वैरायटी देखना चाहते हैं तो चाणक्यपुरी स्थित इस रोज गार्डन में चले आइए, जहां आपको एक से बढ़कर एक गुलाब देखने को मिलेंगे। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका जल्दी ही गाजा में हवाई मार्ग से मानवीय सहायता पहुंचाना शुरू कर देगा। इस पहल से गाजा में भोजन, दवा और पानी जैसी जो आवश्यक आपूर्ति की चीजें हैं वो उनकी आपूर्ति की जा सकेगी। अमेरिका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से आह्वान किया है कि उत्तर के अतिरिक्त क्रॉसिंग को खोला जाए, जिससे गाजा में अतिरिक्त सहायता पहुंचाई जा सके। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ एक बैठक में बाइडेन ने ये घोषणा की है। बाइडेन का ये बयान एक ऐसे समय में सामने आया है जब खाद्य सामग्री लेने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों की एक भीड़ पर इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस बीच हमास ने कहा है कि गाजा क्षेत्र में इजरायली सेना की बमबारी से वहां 7 बंधकों की भी मौत हो गई है। गाजा में इस हमले की कई देशों ने निंदा की है। और अब खबर खेल की। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले आज से खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु का सामना मुंबई से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ और मध्य प्रदेश की टीम आमने सामने होंगी। तमिलनाडु और मुंबई के बीच होने वाला सेमीफाइनल मुंबई में खेला जाएगा। मुंबई ने क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा को पहली पारी की बढ़त के आधार पर मात दी थी, तो वहीं विदर्भ और मध्य प्रदेश के बीच मैच नागपुर में होगा। श्रेयस अय्यर रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मुंबई की ओर से खेलेंगे। श्रेयस पीठ की तकलीफ के कारण बड़ौदा के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल पाए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।